Please subscribe the channel and don't forget to click the bell icon. वेलकम टू साइंशिया। हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस डिस्कस कर रहे हैं और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सक्रीशन इन एनिमल्स का टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें हमने डिस्कस किया था कि एनिमल्स की बॉडीज के अंदर बनने वाले डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन से हैं और उन प्रोडक्ट्स को बॉडी में अगर स्टोर कर लिया जाए तो उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं और एनिमल्स किन फॉर्म्स में और किस शक्ल में और किस सूरत में उनको अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। आज के लेक्चर में हम डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स के अंदर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम देखेंगे। रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स जिनके एक्सक्रीटरी सिस्टम आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे उनमें इंक्लूडेड हैं हाइड्रा, प्लेनेरिया, अर्थवर्म एंड कॉकरोच। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सक्रीशन है क्या। हमने लास्ट लेक्चर में एक्सक्रीशन को डिफाइन किया था। फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन हम इसको एक दफ़ा अगेन रिवाइज करते हैं कि एक्सक्रीशन ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें एनिमल्स अपनी बॉडीज से वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स को, ख़ास तौर पे नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं ताकि वेस्ट के इंजूरियस इफेक्ट से अपनी बॉडी को बचा सकें। हम एनिमल्स के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और मेटाबॉलिक वेस्ट को एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि एनिमल्स के अंदर जब कार्ब्स और फैट्स एजिमिलेट होते हैं और वो इनको खाते हैं तो उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसी तरह से एनिमल्स जब प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स खाते हैं, एजिमिलेट करते हैं, बॉडी में लेकर जाते हैं तो उनसे बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, वो नाइट्रोजनस वेस्ट कहलाते हैं और इनको बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी होता है। हम देखेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स जो हैं हमारे पास वो कैसे अपनी बॉडी से इन वेस्ट को निकालने में कामयाब होते हैं। अमंग रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स हमारे पास सबसे पहले जो एनिमल आता है दैट इज व्हाट वी कॉल हाइड्रा। हाइड्रा की डायग्राम हम देख सकते हैं। हाइड्रा के बारे में हम जानते हैं कि हाइड्रा इज नाइडेरियन। ये फाइलम नाइडेरिया या सीलेंट्रेटा से बिलोंग करता है, इसलिए इसको नाइडेरियन या सीलेंट्रेट भी कह सकते हैं। इसकी बॉडी की जो वॉल है वो 2 लेयर्स ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है, एक लेयर बाहर वाली और एक इंटरनल लेयर। हाइड्रा पानियों में रहता है और इसकी बॉडी पूरी तरह से पानी के साथ इन कांटेक्ट होती है। अब चूंकि पानी इसकी बॉडी के अंदर भी जाता है और बॉडी के बाहर भी पानी मौजूद है, दैट इज वाई हाइड्रा के अंदर कोई खास एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिलता। इसके पास कोई स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर या एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद नहीं है। हाइड्रा सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू अपनी बॉडी से वेस्ट को रिमूव कर सकता है और वो पानी के अंदर अपने वेस्ट को डिफ्यूज करके निकाल देता है और अपनी बॉडी से उसको बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। हाइड्रा रहता है आइसोस्मोटिक सराउंडिंग्स में। इसका मतलब ये है कि हाइड्रा को वेस्ट के अलावा अपनी बॉडी से कुछ भी निकालना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो आइसोटोनिक कंडीशंस के अंदर रह रहा है। उसकी बॉडी की कंसंट्रेशंस बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे उसकी सराउंडिंग के अंदर सॉल्ट्स एंड वाटर की कंडीशंस हैं। तो हाइड्रा को सिर्फ अपनी बॉडी से वेस्ट को ही रिमूव करना पड़ेगा और उसके लिए वो मेथड यूज करता है सिंपल डिफ्यूजन। हम जानते हैं कि डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। चूंकि हाइड्रा की बॉडी के अंदर वेस्ट की कंसंट्रेशन हाई है, ये आप देख सकते हैं कि ये वेस्ट इसकी बॉडी के अंदर है। बॉडी की बाहर वाली लेयर के सेल्स में भी वेस्ट मौजूद हैं, अंदर वाली लेयर के सेल्स में भी वेस्ट मौजूद हैं और यहाँ पे ये हायर इन कंसंट्रेशन है। यहाँ से इन्होंने मूव करना है और बॉडी से बाहर पानियों में चले जाना है जहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन लो है, तो इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो हम देखते हैं कि वेस्ट पानी के साथ मूव करके बॉडी से बाहर जाते हैं, बाहर वाली लेयर से वो बाहर चले जाएंगे और जो पानी अंदर जाएगा अंदर से वेस्ट वो अपने साथ लेकर बाहर ले आएगा। इस तरह से हाइड्रा अपनी बॉडी से वेस्ट को निकालने में कामयाब हो जाता है। क्योंकि ये पानियों में रह रहा है तो पानी में इसके लिए डिफ्यूजन आसान है और इसको किसी खास किस्म के एक्सक्रीटरी सिस्टम की जरूरत नहीं है। दैट्स ऑल अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ हाइड्रा और एक्सक्रीशन इन हाइड्रा। हाइड्रा के बाद हमारा नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव एनिमल इज प्लेनेरिया। प्लेनेरिया इज अ फ्लैटवर्म और ये प्लेटीहेलमिन्थ्स फाइलम के साथ बिलोंग करता है।
प्लेनेरिया के अंदर पाया जाने वाला एक्सक्रीटरी सिस्टम सिंपल ट्यूब्स के ऊपर मुश्तमिल है और इसको प्रोटोनेफ्रीडियम कहते हैं। अगर हम डायग्राम से प्रोटोनेफ्रीडियम को देखें तो यहाँ पे हमें नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स नजर आ रहा है जो ब्रांच एंड रीब्रांच होती हैं और इतनी ज्यादा ब्रांचिंग पैटर्न के बाद ये एक जाल बिछाती हैं, एक नेटवर्क बना लेती हैं बॉडी के अंदर। ये जो एक्सक्रीटरी डक्ट्स हैं, जो एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स हैं, जो ब्रांचिंग पैटर्न में हैं, इनकी अंदर कोई ओपनिंग नहीं होती। इन ट्यूब्स के जो एंड्स होते हैं वो आगे से बंद हो जाते हैं, उनके ऊपर एक कैप लगाई जाती है और वो कैप लगाई जाती है एक सेल की, जिस सेल को कहते हैं फ्लेम सेल। यहाँ पे इनको फ्लेम सेल आगे से इनके मुंह को कवर करके रखते हैं, तो देयर इज नो इंटरनल ओपनिंग। प्रोटोनेफ्रीडियम में हमें बॉडी के अंदर कोई ओपनिंग नजर नहीं आएगी। अगर हम फ्लेम सेल को मैग्नीफाई करें तो ये हमें कुछ इस तरह से नजर आता है। फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देयर इज टफ्ट ऑफ सिलिया। फ्लेम सेल के अंदर आपको सिलिया का गुच्छा नजर आएगा, यहाँ पे न्यूक्लियस नजर आएगा। जब ये सिलिया बीट करते हैं और मूव करते हैं तो उस वक्त बाहर से इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो फ्लूइड यहाँ पे बॉडी के अंदर है, जिसके अंदर वेस्ट मौजूद हैं, वो फ्लूइड यहाँ से सेल के अंदर एंटर होता है। ये एरोज डायरेक्शन बता रहे हैं मूवमेंट ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड की। सो सिलिया के बीट करने की वजह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड फ्लेम सेल के अंदर चला जाता है और वो अंदर ट्यूब्स में मूव करना शुरू करता है। अब जब ये सिलिया बीट कर रहे होते हैं तो ये बिल्कुल सेल वैसे लगता है जैसे आग का एक शोला फ्लिकर करता है। यहाँ पे आपको ये फ्लेम नजर आ रहा है, ये फ्लेम कैसे मूव कर रहा है, इस मूवमेंट को फ्लिकरिंग कहते हैं। तो जब ये सिलिया मूव करते हैं तो ये भी इस फ्लेम की तरह फ्लिकर करते हैं। ये वजह है कि इस सेल को हम फ्लेम सेल कहते हैं। हम देखते हैं कि ये जो ट्यूब्यूल्स हैं, जिनको हमने एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स कहा है, ये बॉडी के बाहर ओपन होती हैं और जिस ओपनिंग से ये बॉडी के बाहर ओपन होती हैं वो ओपनिंग कहलाती है नेफ्रीडियोपोर। हम यहाँ से एक पोर्शन को मैग्नीफाई करते हैं और इस पोर्शन को मैग्नीफाई करके हमने देखा कि यहाँ पे फ्लेम सेल मौजूद है और ये फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल है, ये सारी एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स को भी हम डिस्कस कर चुके हैं और ये वो सुराख है जो बॉडी से बाहर खुल रहा है। इसका मतलब है अंदर कोई ओपनिंग नहीं है लेकिन ओपनिंग बाहर मौजूद है। और प्रोटोनेफ्रीडियम की वो ओपनिंग जो बॉडी से बाहर खुलती है और जिससे वेस्ट बॉडी से बाहर चला जाता है उसको नेफ्रीडियोपोर कहते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दी प्रोटोनेफ्रीडियम। यहाँ पे हम देखते हैं कि रोल ऑफ प्रोटोनेफ्रीडियम। अब जो प्रोटोनेफ्रीडियम का रोल है वो डाइवर्स है, वो डिफरेंट है, क्योंकि प्लेनेरिया जो हैं वो डिफरेंट किस्म के एनवायरनमेंट्स में रहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फ्रेश वाटर प्लेनेरिया हैं उनके अंदर प्रोटोनेफ्रीडियम क्या रोल प्ले करता है और जो पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स हैं उनके अंदर ये क्या रोल प्ले करता है। तो जितने भी फ्रेश वाटर फ्लैटवर्म्स हैं, चूंकि फ्रेश वाटर एक हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है और उनकी बॉडी में ज्यादा पानी बाहर से आता है, तो उस ज्यादा पानी से छुटकारा पाने के लिए वो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। तो प्रोटोनेफ्रीडियम फ्रेश वाटर फ्लैटवर्म्स की हेल्प करता है कि वो अपनी बॉडी में आने वाले एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करें इन द फॉर्म ऑफ डाइल्यूट यूरिन। कीप इट इन माइंड कि डाइल्यूट यूरिन वो यूरिन है कि जिसके अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है और सॉल्यूट्स उसके अंदर कम है। जो पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स हैं वो अपने एनवायरनमेंट के लिए आइसोटोनिक होते हैं, इसलिए उनको वाटर या सॉल्ट्स को रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट जो उनकी बॉडी में बनते हैं उनको रिमूव करना पड़ता है। तो इन दैट केस प्रोटोनेफ्रीडियम रोल प्ले करता है नाइट्रोजनस वेस्ट के डिस्पोजल में। इसलिए बाज औकात ये रोल प्ले कर रहा है ऑस्मो रेगुलेशन में और बाज औकात ये रोल प्ले कर रहा है वेस्ट के डिस्पोजल में। सो इट हैज डाइवर्स रोल्स टू प्ले। आफ्टर प्लेनेरिया हमारे पास जो रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है दैट इज व्हाट वी कॉल अर्थवर्म, और अर्थवर्म फाइलम एनेलिडा से बिलोंग करता है। ये एक एनेलिड है और एनेलिड्स सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं। इनकी बॉडी छोटे छोटे सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड होती है। हमने फर्स्ट ईयर में इनके बारे में फाइलम एनेलिडा के अंदर पढ़ा है। तो ये हमें एक बॉडी का सेक्शन नजर आ रहा है, अर्थवर्म की बॉडी का सेक्शन, और इसमें हम देख सकते हैं कि बॉडी छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। जैसे कि ट्रेन के अंदर डिफरेंट किस्म के सेगमेंट्स होते हैं, उसी तरह इनकी बॉडी के अंदर भी सेगमेंट्स होते हैं। ये सेगमेंटेड वर्म्स हैं। इनके अंदर पाया जाने वाला एक्सक्रीटरी सिस्टम मेटानेफ्रीडियम कहलाता है और मेटानेफ्रीडियम भी एक ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ट्यूब्स के ऊपर मुश्तमिल है, लेकिन ये प्रोटोनेफ्रीडियम से स्ट्रक्चरली फंक्शनली डिफरेंट है और वही चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमें यहाँ पे
हर सेगमेंट के अंदर दो मेटानेफ्रीडियम नजर आएंगे। यहाँ पे हमें एक आ रहा है क्योंकि दूसरे वाला विजिबल नहीं है, वो दूसरी साइड पे है। यहाँ पे हमारे पास क्लियर डायग्राम मौजूद है कि हर सेगमेंट के अंदर दो मेटानेफ्रीडिया मौजूद हैं जो कि एक्सक्रीशन का रोल प्ले करेंगे। अब जो मेटानेफ्रीडिया है उसका स्ट्रक्चर कैसा है? मेटानेफ्रीडिया के अंदर इंटरनल ओपनिंग भी है, जबकि प्रोटोनेफ्रीडियम के अंदर इंटरनल ओपनिंग नहीं थी बल्कि फ्लेम सेल्स हुआ करते थे। मेटानेफ्रीडिया की इंटरनल ओपनिंग कहलाती है नेफ्रोस्टोम, जो कि सिलिएटेड है और इसके ऊपर सिलिया मौजूद है। यहाँ पे सिलिया विजिबल है। सो दीज आर नेफ्रोस्टोम। और नेफ्रोस्टोम के गिर्द कैपिलरीज भी मौजूद हैं और ये जो पूरा मेटानेफ्रीडियम है इसको ऊपर से कैपिलरीज कवर करती हैं। यहाँ पे आप कैपिलरीज डिटेल से देख सकते हैं। सो दिस इज नेफ्रोस्टोम और ये पूरा टेब्यूलर सेटअप है और ये यहाँ से बाहर ओपन हो रहा है और इसको ऊपर से कवर कर रही हैं कैपिलरीज। तो अब इसमें काम कैसे होता है कि जब भी यहाँ पे जो सीलोमिक फ्लूइड है वो एंटर होता है इनटू नेफ्रोस्टोम। कैसे एंटर होता है? ये जो सिलिया है इसके ऊपर, ये सिलिया बीट करते हैं और इसका फ्लूइड इसके अंदर चला जाता है। अब ये फ्लूइड ट्यूब्यूलर सिस्टम के अंदर मूव करता है। चूंकि सिलोमिक फ्लूइड के अंदर वेस्ट के साथ साथ यूजफुल मटेरियल्स जैसे कि सॉल्ट्स भी मौजूद हैं, तो जब ये मटेरियल नेफ्रोस्टोम के अंदर एंटर होकर ट्यूब्स में मूव कर रहा होता है तो इन ट्यूब्स की जो एपिथेलियम है, इनके जो सेल्स, इनकी जो वॉल्स हैं, उन वॉल्स के सेल्स ये काम करते हैं कि इस फ्लूइड में से जितने भी यूजफुल सॉल्ट्स होते हैं उनको वो रीअब्सॉर्ब करते हैं ल्यूमेन में से। ल्यूमेन किसको कहते हैं? जो सेंट्रल स्पेस है ट्यूब का, ट्यूब के अंदर का जो स्पेस है जहां पे फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसको ल्यूमेन कहते हैं। तो ल्यूमेन में से एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो क्या करेंगे? सारे सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करेंगे और उनके आसपास जो ये ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, वो सॉल्ट सारे ब्लड में डाल देंगे ताकि वो बॉडी से जाया ना हो। तो फिर जो बाकी बचेगा वो सारे का सारा फ्लूइड जो होगा वो अब यूरिन है, क्योंकि उसमें से सारे यूजफुल मटेरियल्स हमने निकाल लिए हैं। अब उसमें सिर्फ रह गया है, वो क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट रह गए। तो ये यूरिन जो है ये कुछ देर के लिए यहाँ ब्लैडर में स्टोर भी रह सकता है। हम देखते हैं कि प्रोटोनेफ्रीडियम में ब्लैडर नहीं होता, स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं होती, यहाँ पे स्टोरेज भी हो सकती है। और उसके बाद ये वेस्ट नेफ्रीडियोपोर, दिस इज नेफ्रीडियोपोर, जो ओपनिंग बाहर ओपन होती है, नेफ्रीडियोपोर के थ्रू वो वेस्ट बॉडी से बाहर चला जाता है। दैट्स ऑल अबाउट मेटानेफ्रीडियम। और मेटानेफ्रीडियम और प्रोटोनेफ्रीडियम के बीच में डिफरेंसेस करना हमें आना चाहिए और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और लास्ट रिप्रेजेंटेटिव एनिमल इज कॉकरोच। कॉकरोच को हम देखते हैं कि ये फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है और ये एक इंसेक्ट है। इसकी बॉडी के अंदर पाया जाने वाला एक्सक्रीटरी सिस्टम भी ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ट्यूब्स के ऊपर मुश्तमिल है और उन ट्यूब्स को हम कहते हैं मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स जो हैं वो इसके बॉडी के फ्लूइड के अंदर इमर्स होती हैं और उसके अंदर डूबी भी होती हैं। वो फ्लूइड क्या कहलाता है? हीमोलिम्फ। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, कॉकरोच की बॉडी के अंदर हीमोलिम्फ फ्लो करता है। और कॉकरोच की बॉडी के अंदर जितने स्पेसेस हैं उनको साइनसेस कहा जाता है। हमारा ब्लड हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, वहां से निकल के बाहर नहीं आता, लेकिन कॉकरोच के अंदर कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, इसलिए उसके साइनसेस और बॉडी के स्पेसेस के अंदर हीमोलिम्फ फ्लो करता है। हीमोलिम्फ के अंदर वेस्ट होते हैं और उन्हीं वेस्ट को हमने रिमूव करना है और उनको रिमूव करने के लिए हमारे पास जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है दैट इज व्हाट वी कॉल मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। डायग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि मिड गट और हाइंड गट जहां पे आपस में मिलती हैं, उस जंक्शन के ऊपर फिंगर लाइक ट्यूब्स मौजूद हैं जिनको मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। यहाँ ये बात नोट करना जरूरी है कि इंसेक्ट्स वो वाहिद एनिमल्स हैं जिनमें इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम और इनका डाइजेस्टिव सिस्टम आपस में स्ट्रक्चरली एसोसिएटेड है और ये अपने वेस्ट फूड के साथ ही वेस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट भी रिमूव करते हैं बॉडी से। इसका मतलब है इनके फीसेस और इनके नाइट्रोजनस वेस्ट एक साथ रिमूव होते हैं। बाकी तमाम एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रक्चरली एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम से हमारे वेस्ट फूड बॉडी से बाहर जाता है और हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है वो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम
सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी से यूरिन को रिमूव करता है, और ये दोनों आपस में स्ट्रक्चरली एसोसिएटेड नहीं है। अगर हम इस रीजन को मैग्नीफाई करके देखें तो ये है कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसके साथ ये जो लाइट ब्राउनिश कलर की हमारे पास मौजूद है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, ये कहलाती हैं मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। और मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स की ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं इसको कवर कर रहे हैं और इसकी दीवारें बना रहे हैं। इन ट्यूब्स के अंदर का स्पेस जो है ये ल्यूमेन कहलाता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे फंक्शनिंग कैसे होती है। सबसे पहले हमारे पास आती है मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। तो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स क्या काम करती हैं? ये रिमूव करती हैं वेस्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ। सो कॉकरोच की बॉडी के अंदर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है हीमोलिम्फ, उस हीमोलिम्फ में से जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो सारे रिमूव किए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और ना सिर्फ वेस्ट एब्जॉर्ब होते हैं बल्कि उनके साथ साथ कुछ सॉल्ट्स और कुछ वाटर भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और इनको एब्जॉर्ब करता कौन है? एपिथेलियल लाइनिंग। ये जो सेल्स हैं, ये बाहर वाले दीवार के जो सेल्स हैं, लाइनिंग, एपिथेलियल लाइनिंग जो है, ये एब्जॉर्ब करती है ये सारे सब्सटेंसेस फ्रॉम हीमोलिम्फ। और इनको एब्जॉर्ब करने के बाद कहां भेजती है? ल्यूमेन में। ये ल्यूमेन है, यहां पे सारे सब्सटेंसेस आ जाते हैं। सब्सटेंसेस में क्या क्या है? सॉल्ट्स, वाटर, नाइट्रोजनस वेस्ट। ये सारे आने के बाद यहां मूव करके आते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम से ये आगे मूव करके पहुंचते हैं रेक्टम में। सो हियर इज रेक्टम। यहां से ये तमाम के तमाम सब्सटेंसेस वेस्ट फूड के साथ मिलकर पहुंच जाते हैं रेक्टम में। रेक्टम में तमाम यूजफुल सब्सटेंसेस, एक्स्ट्रा वाटर, आयंस, सॉल्ट्स को क्या कर लिया जाता है? एब्जॉर्ब। और सिर्फ यहां पे क्या बच जाता है? नाइट्रोजनस वेस्ट। फाइनली इनके जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो वेस्ट फूड यानी कि फीसेस के साथ मिलकर इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बॉडी से बाहर चले जाएंगे। क्योंकि ये वेस्ट को रिमूव करने के लिए यूरिक एसिड बना रहे हैं और यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए हमें ज्यादा पानी रिक्वायर्ड नहीं होता, इसलिए ये इनकी एक अडेप्टेशन है जो इनको टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करती है। क्योंकि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर पानी बहुत कम होता है, दैट इज वाई यूरिक एसिड ही ये एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं।